अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी का नाम है ज़रूरत और इसकी राइटर है फरीहा बुखारी। भाप उड़ाती चाय का कप लिए रुबाब टेरेस पर आई तो जाती धूप की सुनहरी किरणों ने मशरक़ की सिमत में डेरे जमाए हुए थे। वो चूँकि साए में बैठी थी इसलिए हल्की हल्की ठंड का एहसास हो रहा था। गेट के बाहर ज़ीली सड़क का मंजर था जहाँ रश मामूल से काफ़ी कम था। इसके अलावा आसपास के घर और रोड पार वाला पार्क जहां वो बहन भाई और दोस्तों के साथ बचपन में खूब खेली थी। बचपन की यादें जो 5वीं जमात तक महदूद थी, क्योंकि जो ही वो 6ठी जमात में आई अब्बू ने उन्हें लाहौर में अपना नया घर तैयार हो जाने की नवीज़ सुनाई और हमेशा के लिए उन्हें साथ ले गए। बस इसके बाद वो लोग सिर्फ सर्दी की छुट्टियों में ही यहाँ आया करते थे, वो भी महज एक आध हफ्ते के लिए, क्योंकि इनकी अम्मी इससे ज़्यादा अपनी ससुराल और सास को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। हाँ, ईदेन पर वो सब ज़रूर हाज़िरी दिया करते थे। वो अलबत्ता दादी की मोहब्बत में कभी कभार अकेली भी खिंची चली आती थी और दादी का ख्याल आते ही ध्यान के साथ साथ रुबाब की आंखें भी गेट के बैरूनी हिस्से से हटकर अंदरूनी तरफ यानी घर के लॉन में आ टिकी, जहाँ दादी जान सूरज की जाती किरणों से फैज़ हासिल करने बल्कि वह सारी विटामिन डी निचोड़ लेने की कोशिश में चेहरा ऐन सूरज की जानिब किए पड़ने में मगन थी। रुबाब ने चाय का घूंट भरते हुए मुस्कुराकर दादी को देखा। नरम व नाजुक सफ़ेद चेहरे, सफ़ेद बालों और बिना दांतों वाले धाने से मोहब्बत भरी हसीन मुस्कुराहट से नवाजने वाली दादी जान, जो हमेशा ही अपने साफ सुथरे पहनावे, नफासत से कंघी किए नरम सफ़ेद बालों और धुले धुलाए बावजू और नौरानी चेहरे की बदौलत उसे एक खिलौना गुड़िया लगा करती, या शायद खिलौना बुढ़िया। दादी को बगौर देखते एक नई इस्तिलाह सोच जाने पर वो खुद ही हंस पड़ी। दादी बहुत नफीस मिजाज थी, ना सिर्फ देखने में बल्कि ये नफासत इनके मिजाज में भी झलकती थी। इनके कमरे में हर चीज़ एक मखसूस जगह पर रखी मिलती। दादी अपना ज़रूरी सामान मेज़ से समेटे हुए अंदर जाने का कसरत कर रही थी, क्योंकि सूरज साहब अब नजर आना बंद हो गए थे। रुबाब की चाय भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। बाकी का वक्त इनके साथ गुजारने का इरादा करते हुए वो भी टेरेस से हट गई। सीढ़ियाँ उतरकर वो कॉरिडोर में आई तो सामने से दादी भी आहिस्ता आहिस्ता दीवार का सहारा लेती अपने कमरे की तरफ आ रही थी। इसे सामने से आते देखकर मोहब्बत से मुस्कुराई। अब आपके पास स्टिक होनी चाहिए, दादी दीवार का सहारा लेकर चलने में दिक्कत होती है। इसने आगे बढ़कर इनका बाजू थाम लिया। मुझे नहीं पसंद ये स्टिक विस्टिक, उन्होंने नाक चढ़ाई। ख्वामख्वाह बंदा खुद को बूढ़ा समझने लगता है। 2-4 साल तो और खुद को धोखा दे लेने दो, वो शरारत से वजाहत करती अपने कमरे में दाखिल हो गई और रुबाब को भी हंसी आ गई। और क्या, वैसे भी आपकी उम्र ही क्या है अभी। हाँ, और ये बाल तो डाई किए हैं ना। उन्होंने अपने सफ़ेद बालों पर हाथ फेरते हुए अपना मज़हका उड़ाया। आप तो यही कहा करें, सबसे वैसे भी फैशन है आजकल सफ़ेद बाल रखने का। इसने मुस्कुराकर दादी को बैठने में मदद दी। चाय बना लाऊं? अरे नहीं, बैठो मेरे पास, चाय तो कब की पी चुकी। अच्छा, रुबाब ने हैरत से अपना खाली कप सामने किया। मैंने तो अभी पी, मोना दे गई थी। हाँ हाँ, ये सब तो इसी वक्त ही पीती हैं, टाइम भी यही है, बस मेरी ज़रा आदत बिगड़ गई है। दोपहर का खाना खाए मुश्किल से आधा घंटा गुजरता है कि मुझे चाय की तलब होने लगती है। मानती हूँ अच्छी आदत नहीं है, लेकिन पीछा छुड़ाना भी मुश्किल है अब। और रात को दादी, रात को सिर्फ कहवा पीती हूँ खाने के बाद। कहवा तो अच्छा है दादी, आज मैं अपने हाथों से बनाकर पिलाऊंगी। रुबाब बाकायदा आलती पालती मार कर इनके पैरों की तरफ इन्हीं के पलंग पर बैठ गई। दादी से कुरैत कुरैत कर सवाल करना इसका महबूब मशगला था। आम से जुमलों से गुफ्तगू का आगाज़ करते वो इन्हें माजी की हसीन वादियों में ले जाती, जिसके मुतल्लिक रबाब को बताते दादी का खूबसूरत नौरानी चेहरा मज़ीद धमकने लगता। वो बहुत दिलचस्पी से इसे अपने माजी के किस्से सुनाया करती, अक्सर पुराने वाक़यात को याद करते। दादी का अंदाज़ खासा जोशीला हो जाता और रबाब की इस शऊरी कोशिश की वजह भी महज दादी को ज़हनी सुकून और सच्ची खुशी फराहम करना होता था। फितरतन वो बहुत हमदर्द और हसास थी। बुज़ुर्गों को खामोश तमाशाई के से अंदाज में ज़िंदगी गुजारते देखकर इसे हकीकी दुख का एहसास होता। उमंगों और जोश से भरपूर ज़िंदगी गुजारने वाले लोग जब बुजुर्गी की उम्र को पहुंचते हैं तो आखिर अचानक इतनी चुप और
उदासी भरी जिंदगी बसर क्यों करने लगते हैं। ये बात इसे हजम नहीं होती थी। दादी के लिए साल भर में जो चंद हफ्ते वो निकाल पाती थी, इनमें वो दादी को भरपूर वक्त देने की कोशिश किया करती थी। यूँ तो छोटे चचा की फैमिली भी इनके पास ही रहती थी, लेकिन नजमा चची के साथ रुबाब के ताल्लुकात बस वाजिबी से ही थे। कुछ वो खुद भी ऐसी ही थी, इसीलिए लिए दिए रहने वाली। दादी, आपको गिफ्ट्स पसंद तो आए ना? कल से दिल में मचलता हुआ सवाल रुबाब के लबों पर आ ही गया। इसकी अम्मी ने हमेशा की तरह इसे महंगे गिफ्ट्स देकर दादी के पास भेजा था। भले से माँ की नीयत भी वो खूब पहचानती थी। महंगे तोहफे भेजकर वो सिर्फ इसके अब्बू पर ये जिताती थी कि वो इनकी माँ का बहुत ख्याल रखती हैं। इस बार उन्होंने सास के लिए मौसम का एक 3 पीस सूट, महंगी गर्म शाल और बंद जूते भेजे थे। रुबाब ने बहुत खुशी और जोश से शॉपिंग दादी के आगे रखी थी, लेकिन मालूम नहीं क्यों दादी का रद्द-ए-अमल तवक्का के बरअक्स कुछ ठंडा सा था, जैसे शॉपिंग देखकर वो किसी सोच में पड़ गई हों। रुबाब के सवाल पर उन्होंने प्यार से रुबाब की थोड़ी को छुआ। हाँ, बहुत पसंद आए। भला मेरी बेटी के इतनी मोहब्बत से लाए गए तोहफे मुझे पसंद क्यों नहीं आएंगे? हर चीज़ बहुत खूबसूरत है, लेकिन बेटा क्यों मेरे लिए इतनी जहमत करती हो? अब क्या मेरी उम्र है ऐसी महंगी चीज़ें पहनने की? यह मत कहा करें दादी। रुबाब ने मुंह फुलाया। खूब मज़े से पहना और ओढ़ा करें। अभी वाकई ही मेरी दादी बहुत कम सुन है। इसने भी प्यार से दादी की थोड़ी छुई, लेकिन जाने क्यों वो धीरे से मुस्कुराकर फिर किसी सोच में डूब गई थी। क्या बात है दादी? रुबाब रंजीदा हो गई। आपका जहन कहीं और है। सब खैरियत तो है? बताएं ना दादी, मैं आपकी पक्की वाली सहेली हूँ ना। इसने दादी के हाथ पर हाथ रखा तो वो जैसे फैसला कुन अंदाज में मुस्कुराई। हाँ, तुम ही मेरी पक्की सहेली हो और तुमसे मैं हर बात कर लेती हूँ। तो बताएं दादी, क्या बात है? इसने आगे खिसक कर इनके दोनों हाथों को अपने हाथ में लिया। तुमसे एक इजाज़त लेनी थी। उन्होंने बात का आगाज़ किया। इजाज़त? रुबाब की आंखों में वाजिया हैरत थी। अगर तुम कहो तो मैं ये तोहफे तुम्हारी आसवा फूफो और मरियम को दे दूँ। इनके लहजे में झिझक थी, जबकि राबिया ने बेसाख्ता गहरी सांस ली। ओह, इतनी सी बात? अरे दादी, आपकी चीज़ है, आप जिसे चाहें दें, जैसे चाहें इस्तेमाल करें। दरअसल तुम्हारे फूफा और आसफा की सास वगैरह की तरफ से इसे मार्केट जाने की इजाज़त तो शुरू से नहीं है। मेरा ख्याल है तुम भी जानती होगी, हमेशा ही आसफा और मरियम की चीज़ें आबिद खुद लाता था। आसफा कभी कभार शिकवा कर बैठती तो मैं इसे तसल्ली देती कि हर हाल में शुक्र किया करो। बस होती है मर्दों की अपनी अपनी किस्में, फिर मिलता भी क्या है भला बाज़ार वगैरह जाकर। लेकिन आजकल ज़रा आसफा के माली हालात भी कुछ अच्छे नहीं चल रहे। वो बताती तो नहीं, लेकिन बेटी और नवासी की ज़ाहिरी हालत से ही समझ आ जाती है कि कैसे हालात चल रहे हैं। तुम्हारे फूफा ने वक्त से पहले रिटायरमेंट लेकर शायद अच्छा फ़ैसला नहीं किया था। बहरहाल मजबूरियां थी इसकी। और मेरे पास तो यकीन करो इतने कपड़े रखे हैं कि सीज़न गुजर जाता है और उन्हें पहनने की बारी नहीं आती। हर ईद, ब्याह, खुशी और मौसम की मुनासबत से सभी बच्चे कपड़े जूते ले आते हैं। अब तो ना मैं कहीं आती जाती हूँ और ना ही अच्छा लगता है नए नए कपड़े सिलवाना और पहनना। उन्होंने पूरी तफसील से रुबाब को अपनी इस सोच से आगाह किया जिसमें गालिबन वो कल से डूबी थी। रुबाब को दिल में अफसोस हुआ, काश वो फूफो और मरियम के लिए अपनी तरफ से भी कुछ ले आती। सगी फूफो तंग दस्ती की ज़िंदगी गुजार रही थी और वो लोग कितने बेखबर थे। ठीक है दादी, आप ये सब भी उन्हें दे दें और अगली मर्तबा मैं खुद भी फूफो और मरियम के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लाऊंगी। मैं जानती हूँ। उन्होंने प्यार से रुबाब को अपने गले लगा लिया। मेरी बच्ची बहुत ज़िम्मेदार, बहुत ख्याल रखने वाली है। अल्लाह तुम्हारी नसीब अच्छे करे, खुश रहो। वो इसे कंधे से लगाए दुआओं का एक तवील सिलसिला शुरू कर चुकी थी, जिसका लालच हमेशा से रुबाब को यहाँ खींच लाता था। वो सुकून से मुस्कुराते हुए इनकी दुआओं से अपना दामन भरने लगी और फिर लेट गई। खिड़की से आती एक भरपूर चमकीले दिन की रोशनी से रुबाब की आंख खुली तो वो मुंह बनाते हुए उठकर बैठ गई। भले से वो 3-4 दिन की छुट्टी पर थी और यहाँ मेहमान थी, लेकिन देर तक सोने का हरगिज़ कोई इरादा नहीं था।
پھر بھی روزانہ دیر سے آنکھ کھلتی اور آج تو اسے واپس بھی جانا تھا۔ واپسی اگرچہ دوپہر کو تھی لیکن بہرحال چچی کو بار ناشتے کی تکلیف دینا بھی اچھی بات نہیں تھی۔ اس نے فوراً سلیپر میں پیر گھسائے تاکہ سب کے ساتھ ناشتہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ دادی بھی شاید کافی دیر پہلے کمرے سے جا چکی تھی۔ کھلے بالوں کو ڈھیلے سے جوڑے میں لپیٹ کر اس نے دوپٹہ درست کیا اور باہر نکل آئی۔ کوریڈور کے آخری کونے میں کچن تھا۔ وہاں سے کھٹ پٹ کی آوازیں سن کر رباب نے پہلے وہیں جانے کا ارادہ کیا تاکہ چچی کو اس کے بیدار ہونے کا علم ہو جائے۔ وہ کچن کے نزدیک آئی تو جوتے کے نیچے کچھ چپکنے کا احساس ہوا۔ وہ رک کر دیکھنے لگی۔ جوتا ہاتھ میں لے کر دیکھا تو اس پہ چوئنگم چپکی نظر آئی۔ وہ مسکرا کر ہٹانے لگی کہ ضرور چچا کے چھوٹے بیٹے علی کا کام تھا۔ کچن میں کھڑی چچی اور مونا کی آوازیں اب صاف کان میں آ رہی تھیں۔ کتنی مرتبہ کہا ہے باتھ روم سے اپنا شیمپو اور صابن وغیرہ اٹھا لیا کرو۔ اس بڑھیا کے نہانے سے پہلے چچی کی آواز میں واضح غصہ اور نفرت چھپی تھی۔ رباب نے چونک کر ہاتھ روکا۔ اب مجھے کیا پتا تھا صبح صبح نہانے نکل پڑیں گی۔ مونا کے لہجے میں بھی وہی تنفر تھا۔ آدھی بوتل انڈیل دی ہوگی سر پر، ایسے تیل بھرے سر پر تو آدھی بھی کم پڑے گی۔ پتہ نہیں میرے بچوں کی چیزیں استعمال کرتے شرم کیوں نہیں آتی اسے۔ کتنی بار کہا ہے آپ سے باہر والے باتھ روم میں اپنا سستا صابن اور شیمپو رکھوا دیں ان کے لیے تاکہ بخش دیں یہ ہمارے اندر والے باتھ رومز کو۔ مونا ساتھ ساتھ برتن بھی پٹک رہی تھی۔ ہاں جیسے میرے کہنے پر وہ باہر والے باتھ روم میں نہا ہی تو لیں گی ہوں۔ ایک بار میں نے کہا تو فرمانے لگی وہاں سردی لگتی ہے، گرمیوں میں استعمال کیا کروں گی۔ کھپتی بڑھیا، شوق ہے اسے تم لوگوں کے باتھ روم میں گھسنے کا، بو سونگھتی پھرتی ہے ہر چیز کی۔ غضب خدا کا، ہماری بڑی بوڑھیاں تو ملتانی مٹی اور کپڑے دھونے والی پیلی چکی سے ہی سر دھو لیا کرتی تھی۔ اب یہ عمر ہے شیمپوؤں کے چوچلے کرنے کی۔ خبردار جو باپ سے ان کے نئے صابن اور شیمپو کی بات کی، بس چپ کر کے اپنا سامان اٹھا لیا کرو۔ اوپر والی کارنس میں بچے ہوئے صابن کے ٹکڑے اس کے لیے تو رکھتی ہوں، کرے گی استعمال۔ وہ مونا کو تنبیہ کرنے لگی اور رباب حیرانی کیفیت میں جوتا ہاتھ میں لیے ہی کمرے میں واپس آ گئی۔ کمرے کی کھڑکی لان میں کھلتی تھی۔ اس نے باہر جھانکا تو دادی دھوپ میں کرسی ڈالے اپنے گیلے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ شک کی کوئی گنجائش ہی نہ تھی کہ ان دونوں کی گفتگو میں بڑھیا سے مراد کون تھا۔ رباب کا اس کشادہ ہوادار کمرے میں بھی دم گھٹنے لگا۔ چچا کے گھر میں 3 باتھ روم تھے، ایک ان کے بیڈ روم میں تھا، دوسرا کوریڈور میں بچوں کے کمرے کے بالکل پاس تھا اور تیسرا باہر برآمدے میں۔ یوں رسائی میں ہونے کی وجہ سے کوریڈور والا باتھ روم ہی کامن باتھ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ دادی کی بات بھی بجا تھی۔ باہر والا باتھ روم بہت کشادہ اور ڈائریکٹ ٹھنڈ کی زد میں تھا، لیکن صابن شیمپو۔ رباب کی ذہنی ردا ان کے دوسرے جملوں کی طرف بھٹکی۔ بنگلے نما اس گھر کے مکینوں کے دل اتنے چھوٹے ہوں گے، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اور دادی جو بظاہر اس گھر کی مالکن تھی، حقیقت میں تو گھر کے ایک صابن پر بھی اپنا حق نہیں رکھتی تھی۔ وہ گھر جو ان کے اپنے بیٹے کی کمائی سے چلتا تھا، وہاں وہ ایسی معمولی اشیاء کے لیے بھی ترستی رہتی تھی۔ آج تو مونا باتھ روم سے اپنی ذاتی اشیاء غائب کرنے سے چونک گئی جو دادی نے انہیں استعمال کر لیا، لیکن پہلے جب وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو جایا کرتی تھی تو دادی بیچاری کیا صرف پانی سے نہا کر باہر آ جاتی ہوں گی؟ حد ہوتی ہے۔ رباب کا دماغ سن ہونے لگا۔ اس کی معصوم شفیق دادی تو کسی سے شکایت کرنے والی بھی نہیں تھی، نہ ہی ضرورت کے سامان کے لیے کسی سے فرمائش کرنے والی۔ جانے اور کس کس معاملے میں یہ لوگ انہیں ذہنی اذیت دیتی ہوں گی۔ اور سعید چچا سارا دن گھر سے باہر گزارنے والے آدمی کو کیا پتا ماں کے ساتھ ہونے والی ایسی زیادتیوں کا۔ مونا کے سامنے وہ کیسے دھڑلے سے ساس کو بڑھیا کہے جا رہی تھی اور وہ دادی کے لیے ایسی زبان کے استعمال پر بجائے برا ماننے کے ان کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ پچھلے روز اس کے ذہن میں دادی کے لیے کھلونا گڑیا کی جگہ بڑھیا کا لفظ آیا تو لمحے کو وہ اپنے آپ میں شرمندہ ہو گئی تھی، لیکن اس کی نیت اور انداز ہرگز دادی کا مضحکہ اڑانے کا نہیں تھا، بلکہ اپنی اصلاح کو انجوائے کرتے ہوئے اس نے سوچا تھا کہ دادی کو بھی یہ دلچسپ بات بتائے گی۔ لیکن چچی، اس نے
खोलते हुए दिमाग पर काबू पाकर कुछ सोचा। दिल तो चाहा इसी वक्त दादी का सामान पैक करे और ले जाए, उन्हें ऐसे बेहिस गैर जिम्मेदार लोगों से दूर। लेकिन ये आइडिया काबिले अमल नहीं था, क्योंकि दादी शौहर का आबाई घर किसी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं होती थी। एक दो बार पहले ऐसी कोशिश की गई तो वो अच्छी खासी बीमार पड़ गई थी। तभी दूसरे आइडिया पर अमल दरामद का पुख्ता अज़म करते हुए इसने अपना गरम दिमाग ठंडा करने की कोशिश की और वॉशरूम चली गई। सामान से भरा थैला जब इसने दादी के सामने ये कहकर रखा कि दादी ये सब आपके लिए है, तो वो हैरत से इसका चेहरा देखने लगी, क्योंकि नाश्ते के बाद वो ये कहकर आबी के साथ करीबी सुपर स्टोर चली गई थी कि अम्मी ने कुछ चीज़ें मंगवाई हैं। अगरचा वो इनके लिए सिर्फ साबुन और शैम्पू ही ख़रीदने गई थी, लेकिन जब स्टोर में घूम फिर कर चीज़ों को देखती गई तो दिमाग की गिरहें भी साथ साथ खुलती गई। तौलिए पर नज़र पड़ी तो इसे याद आया कि वज़ू के बाद वो अपनी शाल के कोने से ही बाजू और पैर खुशक कर लिया करती थी। तौलिया नाम की कोई चीज़ इसे दादी के कमरे में नज़र नहीं आई थी। साबुन हाथ में लिया तो ख्याल आया कि बिना साबुन दानी के वो इसे कैसे इस्तेमाल करेंगी, लिहाजा वो भी ख़रीद ली। कोल्ड क्रीम देखते ही दादी के सफ़ेद नौरानी चेहरे और हाथों का खुरदरापन और पेट्रोलियम जेली देखकर इसकी फटी एड़ियाँ निगाहों में घूम गईं। बस फिर करीमें, कंघी, नेल कटर, रुमाल जैसी तमाम ज़रूरी अशिया ख़रीद ली। दादी के आगे तमाम अशिया रखते वो अच्छी खासी नर्वस थी कि जाने इनका रद्द अमल क्या हो, और वो भी एक एक चीज़ को थैले से निकालकर हैरत से कुछ देर देखती, जाने क्या सोचती और फिर एक तरफ रख देती। चेहरे पर कोई तासुर भी नहीं थे। रबाब लब भींचे दम साधे उन्हें देख रही थी, और जब वो आखिरी चीज़ भी थैले से निकाल कर देख चुकी तो मुस्कुराकर रबाब की तरफ देखा। इसका चेहरा दोनों हाथों में लेकर अपने करीब किया और पेशानी पर नरम लबों का बूसा देकर इसे अपने साथ लिपटा लिया। बेशक इबादतों की कबूलियत हमारी नीयत और ईमान की सच्चाई पर मुज़म्मर है, लेकिन हमारी नेकी का हिस्सा भी इस सवाब में ज़रूर शामिल होगा। खुश रहो, अल्लाह ज़िंदगी में तुम्हें किसी खुशी से महरूम नहीं करेगा इंशाअल्लाह। 2 बजे बस में बैठी लाहौर के लिए रवाना हो रही थी। अब्बू को अपनी रवानगी की इत्तला देकर इसने मोबाइल पर्स में रखने के लिए जिप खोली। ऊपर एक मुड़ा तुड़ा पेपर रखा था। देखा तो मोबाइल अंदर रखकर इसे निकाल लिया और दादी के सामान का बिल जो स्टोर से निकलते वक्त इसने जल्दी से पर्स में डाल लिया था। रुबाब ने मुस्कुराते हुए कीमत की जगह पर उंगली फेरी। जिस दादी के लिए वो घर से 6-7 हज़ार के तोहफे ख़रीद कर लाई थी, इनकी असल ज़रूरियात ज़िंदगी का बिल महज 985 रुपये का बना था। इसने एक ठंडी सांस लेकर बिल एहतियात से तय किया। अम्मी ने दिखावा किया था, लेकिन वो किसी काम नहीं आया। चची ने बखल किया, जो कि वैसे भी सरासर नुकसान का सौदा था। काम आया था सिर्फ एहसास इन ज़रूरतों का जिनके असल मफ़हूम से हर कोई आगाह नहीं होता। इसने पेपर पर्स के छोटे खाने में रख दिया। भले वो खुद कई माह बाद दादी की तरफ चक्कर लगा पाती थी, लेकिन ये ज़रूरी अशिया अब इसने बाकायदगी से हर माह उन्हें भिजवानी थी, क्योंकि एक बड़ी नेकी में अपना छोटा सा हिस्सा डालने की हकीकी मुसर्रत से वो भी आज पहली बार आशना हुई थी। फ्रेंड्स, दुनिया मकाफ़ाते अमल है। जो यहाँ पर हम करेंगे वही हम भुगतेंगे। इंसान जो बोता है वो काटता है। मेरी ये स्टोरीज़ आपको मोटिवेशन करने के लिए होती है। इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा सबक होता है कि जिससे हमें एक रहनुमाई मिले। अगर आप चाहते हैं, आपकी कोई पसंद, कोई डिमांड, कुछ ऐसा है जो मैं इस तरह से अपनी कहानी की सूरत में बयान करूं, तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।